नाज़रीन, नेतन्याहू की जानिब से जंगबंदी से इनकार कर दिया गया है और कहा गया है कि ये जहरियत इसी तरह से जारी रहेगी और मिडल ईस्ट के अंदर सूरत हाल काफी ज्यादा बिगड़ गई है। एक तो हिजबुल्ला और शाम के दरमियान जो मामलात हैं वो काफी खराब हो गए हैं, क्योंकि यहां पर एक प्रोजेक्ट तो एग्जिस्ट करता है आपस में लड़वाने का। तो अभी जो बड़ी खतरनाक खबर आ रही है शाम और हिजबुल्ला के हवाले से, एक जंग है जो यहां पर पनप रही है। ऐसे वाकयात जो है वो रूनुमा हो रहे हैं और पीछे ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं और उनको हवा दी जा रही है कि जंग जो है वो यहां पर पनप रही है। दूसरी बात यह है कि अगर गजा में जंगबंदी नहीं हो रही तो फिर यह बात श्योर है कि फिर मामला ईरान जंग की तरफ जा रहा है और काफी बड़े राब्ते हुए हैं। एक तो रशिया ने यह बताया है कि इजराइल से रशिया को यह प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो ईरान की सपोर्ट से पीछे हटे और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी सपोर्ट से जब पीछे हटे। और दूसरी तरफ ईरान के खलीजी रियासतों में राब्ते हुए हैं और ईरान ने क्लियर मैसेज दिया है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो फिर हम पेशगी ये इतला दे रहे हैं कि इसका नतीजा इलाकाई जंग की सूरत के अंदर होगा। तो गजा में जंगबंदी का ना होना, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम एक बार फिर उस इलाकाई जंग की तरफ जा रहे हैं। ईरान जंग से कबल भी ये बात होती रही फ्रॉम द डे वन कि अगर गजा की जारियत को ना रोका गया तो अल्टीमेटली पूरा रीजन इसमें ड्रैग हो जाएगा और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ग्लोबली आएंगे। तो अब एक बार फिर गजा में जंगबंदी नहीं हो रही और महातीर मोहम्मद जो है उन्होंने ये कहा है कि ये जो जंग हो रही है ये हमास और इजराइल की जंग नहीं है, ये हमास और अमेरिका की जंग है। ये जो भी यहां पर जो कुछ हो रहा है ये अमेरिका की मर्जी से हो रहा है। अमेरिका का पैसा, अमेरिका के हथियार, अमेरिका की सपोर्ट और अमेरिका का वीटो। और उन्होंने कहा कि जो कोई इसको रोकने की कोशिश करता है उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, जो कोई इसको रोकने की कोशिश करेगा उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी और उस मुल्क को अमेरिका तबाह करने की जो है वो कोशिश करेगा। और उन्होंने कहा कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुल्म है जो हम देख रहे हैं और जो सिविलाइजेशन है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गई है और दुनिया बड़े ही खतरनाक फेज के अंदर दाखिल हो गई है। और जिन ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम बिलीव किया करते थे, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स बहरहाल एग्जिस्ट तो करते थे, लेकिन अब गजा के बाद वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये हमास और अमेरिका की जंग है। तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका का अल्टीमेट गोल क्या है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर वो गजा में जंगबंदी नहीं कर रहे तो उनके जो अल्टीमेट गोल्स हैं वो फिर ये है कि इजराइल की जो हेजेमनी है उसको यहां पर रिस्टोर किया जाए, यानी कि अमेरिकन हेजेमनी को मिडिल ईस्ट के अंदर रिस्टोर किया जाए। और जो वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है, जो एशिया में लड़ाई है, जो चाइना के साथ लड़ाई है, ये फिर उस तनाजुर के अंदर जंग को देखा जा सकता है कि ये अमेरिका यानी कि चाइना को आउट करने के लिए इजराइल की हेजेमनी को रिस्टोर करना चाहता है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिकन हेजेमनी को रिस्टोर किया जाए। और अगर आप नोट करें तो ये जो टैरिफ दुनिया के ऊपर लग रहे हैं, आप सोचिए अगर अमेरिका एकदम सारी दुनिया के ममालिक के ऊपर सैंक्शंस लगा दे तो कैसा लगेगा, ठीक है। यानी सैंक्शंस अगर सारी दुनिया के ममालिक के ऊपर एक साथ लग जाएं तो फिर तो बिल्कुल सिस्टम ही मतलब फारिग हो गया ना एक तरह से। और वो सैंक्शंस कैसे जो वो पॉसिबल हो सकती हैं। तो टैरिफ लगाए गए हैं। असल में ये टैरिफ क्या है? असल में ये टैरिफ उनसे सरेंडर डिमांड किया जा रहा है। सारी अगर आप इसकी गहराई में जाकर देखें तो ये दुनिया से सरेंडर डिमांड किया जा रहा है। भाई टैरिफ जो है वो 1 अगस्त को लगेंगे, अनाउंस आज से हो रहा है और कहा जा रहा है कि आओ और हमसे बात करो। भाई बात किस चीज के ऊपर की जाए? तो वो सारी दुनिया से सरेंडर डिमांड कर रहे हैं और किस चीज का सरेंडर के सारे अमेरिका के साथ खड़े होंगे और चाइना को आउट किया जाएगा और चाइना के साथ बुनियादी तौर पर ये मामला है। तो टैरिफ को भी आप इस तनाजुर के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, सारी दुनिया सारे सरेंडर नहीं करेगी और ये ट्रंप की एक मिस कैलकुलेशन है, इसलिए उसने अपने पूरे एम्पायर का एक गैम्बल खेला है। क्योंकि अगर दुनिया सर्वाइव कर गई अमेरिकन इकोनॉमी के बगैर तो फिर यह है कि अमेरिकन एम्पायर का बाकायदा इख्तिताम हो जाएगा और जैसे डी-डॉलराइजेशन का आगाज हो गया। जर्मनी ने कहा है कि डिसाइसिव एक्शन अमेरिका के खिलाफ लिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन जो है डिसाइसिव एक्शन अमेरिका के खिलाफ लेगी। तो ये यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का बाकायदा फड्डा जो शुरू हो गया है और अब खुलेआम इस तरह के बयान आना शुरू हो गए। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। जापान जो है वो पैसिफिक का आप समझ लें कि मेन सतून है अमेरिकी वहां पर डोमिनेंस के हवाले से। जापान मेन सतून है। अब जापान जो है उसका ट्रस्ट अमेरिका के ऊपर बतौर रिलायबल पार्टनर वो मुकम्मल तौर पर शेक कर गया है और रिपोर्ट्स ये आ रही है कि जापान जो है वो अब सोच रहा है कि आगे उसने किस तरह से मामलात को लेकर चलना है। वो चीन के बारे में सोच रहा है, ब्रिक्स के बारे में सोच रहा है। तो जापान का जो ट्रस्ट है वो मुकम्मल तौर पर शेक कर गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जापान और साउथ कोरिया, इनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर इन्होंने ट्रंप की कैलकुलेशन से हटकर कोई फैसला ले लिया तो फिर आप देखेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर की तब्दीली में इनका बहुत बड़ा किरदार होगा। जापान का खास तौर पर बहुत बड़ा किरदार होने वाला है अगर उसने ट्रंप की कैलकुलेशन से हटकर जब वो फैसला लिया। तो जापान में इस वक्त यानी उसको वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी सूरत हाल का सामना है जो इसे पहले कभी सामना नहीं हुआ कि अमेरिका की जानिब से इस तरह से उसको मुश्किल तरीन सूरत हाल के अंदर डाल दिया गया है।
जापान जो है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अमेरिका में, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट जापान करता है और उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा लिंक है अमेरिका के साथ। उसकी कारें, उसके बाकी सारे ब्रांड्स, दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रांड्स अगर आप देखें तो जापान के हैं, वो डिपेंडेंट है अमेरिका में, यानी उनकी इकोनॉमी में। तो ये जापान के लिए कैसा टाइम है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा, तो अब ये हो रहा है। तो अगर जापान भी उसने कोई ऐसा फैसला लिया तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रंप की सारी कैलकुलेशन जब वो उल्टी पड़ने वाली हैं, और इस ऑर्डर में ये एक बड़ा किरदार होगा जापान का भी। अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम चाइना से क्यों लड़े, क्योंकि देखे ना दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है और क्या चीज उनसे मांग रहा है। दूसरी तरफ कह रहा है कि चीन के ऊपर जब हमला किया जाए, ठीक है ना, ताइवान की सूरत में, क्या अमेरिका चीन के साथ बरहराज जंग करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अमेरिका कभी भी चाइना के साथ बरहराज जंग नहीं करेगा। क्या अमेरिका ने बरहराज रशिया से जंग की है? क्या यूक्रेन की जंग है? यूक्रेन की जंग तो अमेरिका की जंग है। यूरोप से भी ज्यादा यह अमेरिका की जंग है, लेकिन अमेरिका रशिया से नहीं लड़ा है। अमेरिका कभी भी चाइना से नहीं लड़ेगा, ठीक है ना। एक न्यूक्लियर पावर से अमेरिका कभी लड़ने की गलती नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं। जाहिर है कि हालात तो उस वक्त बदल भी सकते हैं कि ट्रंप जैसी कोई शख्सियत कोई इस तरह का फैसला कर दे, लेकिन दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका को चीन के ऊपर बरहराज जाकर हमला करने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि चीन से लड़ने का मतलब क्या होगा। तो वो इन मुल्कों को इस्तेमाल करेंगे चीन के खिलाफ, इन मुल्कों को लड़वाएंगे, इन मुल्कों से हमला करवाएंगे, प्रॉक्सी जंग लड़ेंगे, इनको असला देंगे, सारा कुछ करेंगे। तो इसलिए इन तमाम मुल्कों के ऊपर जब बड़ा मुश्किल तरीन वक्त आ चुका है, क्योंकि चीन जो है वो अमेरिकन ऑर्डर को बदल रहा है। इस वक्त दुनिया में एक ही मुल्क है जो अमेरिकन ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो चाइना है। उसके अलावा बाकी तो देखें ना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ईरान, ये तो सारे सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। इन तमाम ममालिक में कोई भी ऐसा सिंगल कंट्री नहीं है जिससे बरहराज खतरा हो। वो मेन जो खतरा है वो चाइना से है और बाकी सब उसके साथ हैं। तो इसलिए वो चीन को, यानी वो ताइवान जंग छेड़ने जा रहे हैं। इससे एक बात तो ये साबित हो गई है, क्योंकि वो जिस तरह से प्रवोक कर रहे हैं चाइना को, जिस तरह से ताइवान को असला दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो प्रॉक्सी जंग लड़ने जा रहे हैं और टैरिफ से जो है वो तमाम को सरेंडर जो है वो डिमांड किया जा रहा है। तो दुनिया ने फैसला करना है कि क्या वो अमेरिका के सामने सारे के सारे जाकर सरेंडर करने वाले हैं या वो इससे हटकर कोई फैसला लेंगे। अच्छा, जो हिजबुल्लाह के हवाले से खबर आ रही है उसकी हेडलाइंस अगर मैं आपके सामने रखूं, सीरिया में क्लैशेस हो रहे हैं और जिस तरह से आर्म्ड ग्रुप्स जो है वो हमला करते हैं, तो उन्होंने हमला किया है और उसमें से सीरिया की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने लोगों को पकड़ा है। और सीरिया ने, दमास्कस अथॉरिटीज ने सरकारी सतह पर यह अनाउंस कर दिया है कि इसके पीछे तो हिजबुल्लाह है, ये हिजबुल्लाह के लोग हैं, ये हिजबुल्लाह जो है वो सीरिया में कार्रवाइयां कर रही है। अब ये इतना खतरनाक इल्जाम है जो हिजबुल्लाह के ऊपर लगाया गया है, हम इस बात को यकीनी तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हिजबुल्लाह का इससे कोई लेना देना नहीं हो सकता है। और हिजबुल्लाह ने फौरी और सख्ती से इसकी तरदीद की है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीरिया सरकारी सतह के पर कह रहा है कि नहीं, ये तो हिजबुल्लाह ने किया है। वी कैटेगोरिकली डिनाई कि जो सीरियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एलिगेशंस लगाए हैं कि हमारा कनेक्शन है विद द डिटेनीज इन द होम्स गवर्नेट और हमारी कोई प्रेजेंस, कोई एक्टिविटी सीरिया के अंदर नहीं है, एंड हैज नो कनेक्शंस टू एनी इवेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स देयर। जो भी वहां पर वाकयात हो रहे हैं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई प्रेजेंस शाम में नहीं है। इट इज कमिटेड टू सीरिया सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ इट्स पीपल। तो हम इस बात को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हिजबुल्लाह का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसको आप जरा लिंक करें, कल जो अमेरिकी इन्वॉय ने कहा कि शाम से हमला लेबनान के ऊपर हो सकता है, ये अमेरिकी इन्वॉय कह रहा है कि शाम से हमला हो सकता है लेबनान के ऊपर, और आज वो हिजबुल्लाह के खिलाफ इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। भाई जवाब बनाकर हमला करेंगे ना, तो इजराइल भी तो हिजबुल्लाह का जवाब बनाकर हमला करता है, तो शाम भी हिजबुल्लाह के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। और जिस तरह से अल-शरा का मशकूक तरीन कैरेक्टर है वो समझ से बाहर है, यानी अमेरिका जैसा मुल्क अल-शरा के ऊपर सैंक्शंस हटा रहा है और वो सैंक्शंस लगा रहा है यूनाइटेड नेशन के अहदेदारों के ऊपर, आलमी अदालत के ऊपर। यानी अगर अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है तो इससे क्यों हटा रहा है? क्या ऐसा मफाद है कि अल-शरा जो वह पूरा करने जा रहा है? तालिबान से जो सैंक्शंस नहीं हटी, अल-शरा से फौरी तौर पर हट गई, तो मकसद क्या है? तो कोई तो ऐसा बड़ा मफाद। और फिर आप देखिए, अल-शरा ने ईरान के ऊपर हमले को कंडेम नहीं किया है, हालांकि सारी दुनिया ने किया है। जापान ने ईरान पर हमले को कंडेम किया और अल-शरा के जो लाने वाले हैं टर्की, कतर, इन सब ने स्ट्रांगली कंडेम किया ईरान पर हमले को। अल-शरा ने इजरायली हमले को ईरान पर कंडेम नहीं किया। क्या ऐसी वजह है? तो ये यानी कि बड़ा खतरनाक प्रोजेक्ट है। और जब गजा की जंगबंदी के हवाले से मजीद अब खबर यह है कि वो कह रहे हैं जंगबंदी नहीं होगी, तो इधर से फौरी शाम से ये वाली खबर आना कि हिजबुल्लाह है और अमेरिकी इन्वॉय का कहना, तो ये प्रोजेक्ट है, एक जंग पनप रही है, वाकयात को तश्कील दिया जा रहा है। बाकी देखेंगे अल्टीमेटली क्या होगा, लेकिन एक जंग जो है वो यहां पर पनप रही है। ईरान के हवाले से बड़ी खबर यह है कि मॉस्को से खबर यह आई है कि इसराइल, मॉस्को को यह कह रहा है
इसराइल के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं रशिया के साथ, और अभी उनके रिलेशंस तो हैं, मुकम्मल खत्म तो नहीं हुए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो इसराइल में रहती है वो रशियन डुअल नेशनल भी है। तो वो मॉस्को को कह रहे हैं कि ईरान की मदद से पीछे हटे और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसमें भी ईरान को प्रेशराइज करे मॉस्को। लेकिन रशिया ने कैटेगोरिकली इसराइल को इनकार किया है। रशिया रिजेक्ट्स इजरायली प्रेशर रिगार्डिंग ईरान न्यूक्लियर फाइल। Moscow is not engaged in negotiations with Israel over Iran nuclear program, despite pressure to do so. Israel occasionally ask Moscow, एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा इसराइल की जानिब से मॉस्को को कहा गया है टू प्रेशर तेहरान टू अबंडन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, बट मॉस्को रिफ्यूज टू एंगेज इन नेगोशिएशंस ऑन दैट मैटर। और हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया से खबरें भी चलाई जा रही हैं कि रशिया ने ईरान को कहा है कि वो यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है वो शर्त छोड़ दे, जिसको रशिया ने डर्टी प्रोपेगेंडा, पॉलिटिसाइज्ड प्रोपेगेंडा कहा है। और अभी यूक्रेन के हवाले से या ईरान के हवाले से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उस पर रशिया का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जो वेस्टर्न मीडिया है इट्स ट्रू नेचर जो है एज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल एलीट, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द सो कॉल्ड डीप स्टेट। वेस्टर्न मीडिया जो है जो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है वो असल में खेल रहा है किसके हाथों में? पॉलिटिकल एलीट और इंटेलिजेंस एजेंसीज और द सो कॉल्ड डीप स्टेट, उसके हाथों में वेस्टर्न मीडिया जो खेल रहा है। जूलियन असांज ने कहा कि पिछले 50 सालों की जो जंगें हैं दैट वर द रिजल्ट्स ऑफ मीडिया लाइस। पिछले 50 सालों की जंगें मीडिया लाइस का नतीजा है। ठीक है, तो मीडिया का किरदार इस हद तक है। अच्छा, अब बात यह है कि ईरान के राब्ते हुए हैं खलीजी रियासतों में, खासकर ईरान का राब्ता यूएई के साथ हुआ है। ठीक है ना, यूएई के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट राब्ता हुआ है जिसमें मैसेज बड़ा क्लियर है, और मैसेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बंदिश का, मैसेज है रीजनल वॉर का, मैसेज यह है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर ईरान बगैर किसी लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस के जवाब देगा। जरा हेडलाइंस देखिए। अली अकबर जो हैं ये सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैं, हेल्ड अ फोन कॉल विद यूएई काउंटरपार्ट। यूएई के जो सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उनके साथ राब्ता हुआ ईरान का। If the security of any country is threatened externally, the entire region will face challenges. अगर बाहर से कोई हमला होता है तो फिर पूरे का पूरा रीजन उस जंग की लिपेट के अंदर होगा, और इसको हम अब समझ सकते हैं। जहां पर जंग का खात्मा हुआ, जहां पर एक आरजी सीजफायर हुआ, जो टक्कर कार्लसन ने इंटरव्यू किया है ईरान के सदर के साथ, उसमें उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये जंग खत्म हो गई है? तो ईरान के सदर ने कहा कि हमें नहीं लगता कि जंग खत्म हो गई है, इसराइल दोबारा से हमले की जो है वो कोशिश कर रहा है और प्लानिंग्स कर रहा है। ठीक है ना, ये ईरान के सदर टक्कर कार्लसन को कह रहे हैं। तो जहां पर जंग रुकी है वहां पर हम रीजनल वॉर के चंद घंटों की दूरी के ऊपर खड़े हुए थे। अमेरिका ने बस हमला करना था और साथ ही रीजनल वॉर का आगाज हो जाना था। ठीक है ना, तो रीजनल वॉर, ये ईरान का मैसेज है। इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द गल्फ एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स requires the active participation and cooperation among regional countries। तो ईरान का मैसेज यही है कि हम सारे मिलकर जाए, यानी तमाम गल्फ कंट्रीज और नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो सब मिलकर ही इस रीजन का दिफा कर सकते हैं। और इजराइल के हवाले से बात वाज़ेह की जा रही है कि हम कोई जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमला होगा तो फिर हम हमारे ऊपर कोई गिला ना करे, और हम अमेरिकन बेसिस को भी निशाना बनाएंगे और सबको निशाना बनाएंगे अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया। और मेरा ख्याल यह है कि इजराइल एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है, और इजराइल नहीं अमेरिका, इजराइल और अमेरिका मिलकर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन हमला किस नौयत का होगा यह बात तो वाज़ेह हो गई है कि ये जितनी मर्जी बमबारी कर लें ये अपने मकासद अचीव नहीं कर सकते। तो अब की बार ऐसा लगता है, हतमी तौर पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब की बार ऐसा लगता है कि इनका आगाज एक बार फिर पॉलिटिकल लीडर्स की असैसिनेशन से होगा, क्योंकि अल्टीमेट उनका गोल यहां पर केओस फैलाना है। तो जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको तो फौरी रिप्लेस कर लिया जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप को तो उसके लिए भी बहरहाल ईरान तैयार है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाया जाता है तो सुप्रीम काउंसिल मौजूद है जो अगले 24 घंटों के अंदर अंदर नया सुप्रीम लीडर को जो है वो इलेक्ट कर लेगी। तो ईरान की अपनी तैयारी है, और जो 12 दिन की जंग हुई है उससे ये वाज़ेह है कि जंग इजराइल और अमेरिका के लिए कोई आसान नहीं होगी, लेकिन लगता यही है कि ये जंग दोबारा होगी। खासकर ये जो ये गजा की जंगबंदी नहीं हो रही तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि 100% इसका रिस्क है कि ये जंग होगी। और इसी दरमियान ईरान ने कहा है कि जो सदर को अटेम्प्ट किया गया असैसिनेट करने की, उसकी हैवी प्राइस इजराइल पे करेगा। द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑफ द प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान विल नॉट पास विदाउट इजराइल पेइंग अ प्राइस फॉर इट। भारी कीमत इजराइल को चुकाना पड़ेगी जो उसने ईरानी सदर को असैसिनेट करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि हम इंटेंसिव जो है वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस देखने के लिए कि क्या अंदर से कोई इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, तो ये वो कर रहे हैं। ईरान इस वक्त सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है वो अंदरूनी जो एजेंट्स हैं, जो स्पाइज हैं, उनको एक्सपोज करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू ने कुछ देर पहले अनाउंस किया है, और वही बयानिया वही घिसा बेटा कि हमास जनाब जंगबंदी कबूल नहीं कर रही तो इसलिए हम जंग जारी रखेंगे, फलाना फलाना, तो वो सारा बयानिया जो बनाया गया। लेकिन अल्टीमेट सवाल यह है कि मकसद क्या है, अल्टीमेट मकसद क्या है? अमेरिका की ये जंग है, अमेरिका की मर्जी के साथ हो रही है। अमेरिका अल्टीमेटली क्या चाहता है? और महातीर मोहम्मद ने कहा है कि अमेरिका ने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं। ये महातीर मोहम्मद ने कहा है कि अमेरिका ने यहां पर वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं। तो अमेरिकी ऑर्डर नाज़रीन जा रहा है,
अब उस ऑर्डर को बचाने के लिए वो जंगें मुसल्लत कर रहे हैं। $1 ट्रिलियन का जो बजट है, देखिए जब हम इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो उसकी सिर्फ एक डायमेंशन नहीं होती, और जो प्लान वहां पर वो बना रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो एक ही ऑप्शन उनके पास होता है। उनके पास ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है कि अगर एक ना हुआ तो फिर दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरा नहीं तो तीसरी तरफ जाएंगे। तो जब हम इतनी बड़ी बात कर रहे होते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे होते हैं, अमेरिकी और इजरायली मंसूबों की बात कर रहे होते हैं, तो जाहिर है कि उसकी कई डायमेंशंस होती हैं। तो अगर गजा में जंगबंदी नहीं हो रही तो फिर यह है कि वो अपनी हेजेमनी की तरफ जा रहे हैं, यानी वो फलस्तीनी को डिस्प्लेस करने की तरफ जाएंगे, वो इजरायली हेजेमनी को रिस्टोर करने की तरफ जाएंगे। अल्टीमेट मकसद यह है कि चीन को यहां से जो है वो आउट किया जाए। अब इजराइल की हेजेमनी रिस्टोर होगी, ये एक अलग सवाल है, लेकिन उनको तो लगता है कि हो जाएगी, क्योंकि इजराइल के मुकाबले में तो कोई अस्करी ताकत मौजूद नहीं है। अगर आप नोट करें कि इजिप्ट जैसा मुल्क अगर वो चाइना के कैंप में जा रहा है, और इस बात का अंदाजा होते हुए कि अमेरिका उनकी गवर्नमेंट गिरा सकता है, तो इजिप्ट क्यों मजबूर हुआ है, या बाकी मुल्क क्यों मजबूर हो रहे हैं और मजीद होंगे? क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली तो इजराइल मतलब सबके खिलाफ जंग कर रहा है ना भाई, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करके तो सारे मुल्कों के खिलाफ जंग है। तो इसलिए इजिप्ट जो है ना वो अपनी सिक्योरिटी के लिए चाइना के कैंप में गया। ये कोई मामूली वाकया नहीं है। तो असल में ये लड़ाई अमेरिका और चीन की लड़ाई है, ठीक है ना, ये बात अब मजीद वाज़ेह हो रही है। और उसमें जाहिर है कि गजा में उनके पास बयानिया है कि हमने हमास को हराना है, हमने ये करना है, वो करना है। तो उनके प्लान्स हैं, क्या वो कामयाब हो जाएंगे? अगर वो ईरान के ऊपर दोबारा हमला करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या वो ईरान से जीत सकते हैं? और क्या ऐसा नहीं है कि इजराइल जिस रास्ते के ऊपर है, नेतन्याहू ने जिस रास्ते के ऊपर इजराइल को डाला है, वो मुकम्मल इजराइल की तबाही का रास्ता है? खुद इजरायली ये कह रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि जो नेतन्याहू और ट्रंप बैठकर सोच रहा है वैसा ही इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। तो जंग ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ेगी, लेकिन क्या इजराइल और अमेरिका अपने मतलूबा नताज हासिल कर सकेंगे, ये बहरहाल जो है वो वक्त बताएगा। हमास की जानिब से अभी कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। और जर्मनी की जरा हेडलाइन देखिए, फेलियर टू रीच अ फेयर एग्रीमेंट विद वाशिंगटन ऑन टैरिफ रिक्वायर्स द यूरोपियन यूनियन टू टेक डिसाइसिव मेजर्स। अमेरिका के खिलाफ डिसाइसिव मेजर्स यूरोपीय यूनियन ले, ये जर्मनी का स्टांस आया। ये आप यूं कह लीजिए कि यूरोपीय यूनियन का ये पहला इस तरह का रिएक्शन है। आज उनका आगाज हो रहा है और जर्मनी ने कहा है कि अमेरिका के खिलाफ डिसाइसिव एक्शन लिया जाए। तो ये यूरोप और अमेरिका के आपसे लड़ाई, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं वेस्ट जो है, यानी आप देखें ना कि अमेरिका इत्तेहादियों से लड़ भी रहा है, उनके ऊपर टैरिफ भी लगा रहा है, और उनको कह रहा है कि वो जंग भी करें। रशिया के खिलाफ प्रॉक्सी जंग है, ताइवान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग है, मिडिल ईस्ट में उसकी प्रॉक्सी जंग जो जारी है। तो क्या ये ट्रंप की जो डॉक्ट्राइन है, क्या ये कामयाब हो सकेगी? यानी अगर यूरोप वाकईतन टैरिफ लगा देता है अमेरिका के ऊपर तो फिर क्या होगा? और अगर मैक्सिको और कनाडा जवाबी टैरिफ लगा देते हैं तो फिर क्या होगा? और जापान के हवाले से आप देखिए आखिरी हेडलाइन, वाशिंगटन पोस्ट ने आर्टिकल लिखा है कि जापान लर्न्स द हार्ड वे यूएस अलायंस इज कंडीशनल। अमेरिकी इत्तेहाद कोई रिलायबल नहीं है। देखिए जापान जैसे मुल्कों की जब बात आती है ना तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि बड़े संजीदा मुल्क हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, और आलमी जंगें इन्होंने लड़ी हैं, और कैसे मलबे के ढेर से उन्होंने आलीशान इकोनॉमी बनाई है, आलीशान बिल्डिंग्स बनाई हैं। यानी ये बड़े संजीदा तरीन मुल्क हैं, और ये ऐसे नहीं होता कि एक वक्त में एक फैसला करें, अगले दिन अगला फैसला कर लें। इनके फैसले, अब जापान ने पिछली सेंचुरी में फैसला किया है कि अमेरिका उनका इत्तेहादी है, सो आज तक है, तो उस पॉलिसी में कोई तब्दीली तो नहीं आई। तो जापान जैसे मुल्कों को अगर वो ये फैसला करते हैं कि नहीं अब वक्त बदल रहा है और अमेरिका कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़ी तब्दीली होगी, ऐसे मुल्कों का अपनी डायरेक्शन बदलना। तो वाशिंगटन पोस्ट ने आज ये लिखा है, तफसीली आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं कि वो नहीं समझ रहे हैं, उनका जो ट्रस्ट है वो मुकम्मल तौर पर शेक कर गया है। और इवन अगर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस भी है अमेरिका का, नॉट इम्यून फ्रॉम इकोनॉमिक प्रेशर। जापान को यह समझ आई है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इत्तेहादी भी हैं अमेरिका के, तो आप इम्यून नहीं, आपको इस तशना हासिल नहीं होगा। क्रिटिकल यूएस पार्टनर इन रीजनल सिक्योरिटी, द मैसेज इज क्लियर, पर्सनल डिप्लोमेसी और पास्ट प्रेज ऑफर्स लिटिल प्रोटेक्शन व्हेन ट्रेड इम्बैलेंस आर एट स्टेक। माजी में आपने इन्वेस्टमेंट्स की, आपने तारीफें की, आपके पर्सनल ताल्लुकात हैं, आपका शानदार माजी है, यह मैटर नहीं करता ट्रंप को। वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, जापान इज लर्निंग टफ लेसन, बड़ा सख्त तजर्बा हो रहा है, बड़ा सख्त सबक जापान को यहां पर वो सीख रहा है। उन्होंने दे आर नॉट एज स्पेशल एज दे थॉट, जैसे वो समझते थे कि वो बड़े स्पेशल हैं अमेरिका के लिए। भाई पैसिफिक के अंदर चाइना से लड़ना है तो जापान के बगैर कैसे लड़ेंगे? तो जितने वो स्पेशल समझते थे उतने स्पेशल हैं नहीं। जब ट्रंप देखता है कि देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट, तो वो कुछ और नहीं सोचता, वो ये नहीं सोचता कि दिस इज माय क्लोज पार्टनर, ही सीज डेफिसिट। तिजारती खसारे में वो फिर ये नहीं देखता कि सामने कौन है, वो बर्तानिया है, वो जापान है, वो फलाना है, वो बस ये देखता है कि यहां पर तिजारती खसारा है और वहां पर टैरिफ लगेंगे। जापान इज लर्निंग अ टफ लेसन, दे आर नॉट एज स्पेशल एज दे थॉट। ये वाशिंगटन पोस्ट की मुख्तसर हेडलाइंस हैं।
तो कई एक डायमेंशंस हैं इस मामले की, और नेतन्याहू का ये अनाउंस करना, यानी अब आखिरी बात ये है कि देखें पूरा हफ्ता क्या चलता रहा। ट्रंप ने कहा बड़े करीब पहुंच गए, विटकॉफ ने कहा मैं मिडिल ईस्ट आ रहा हूं, तो किसको धोखा दिया? मिडिल ईस्ट को धोखा दिया। क्योंकि हमास क्या अमेरिका पर उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, या बाकी लोग क्या अमेरिका पर उम्मीद लगाकर बैठे हुए? किसको धोखा दिया? ट्रंप किसके खिलाफ कह रहा था, किसको यह बयान दे रहा था कि बस अब मुआहदा होने वाला है? मिडिल ईस्ट को कह रहा था। तो मिडिल ईस्ट जाने और अमेरिका जाने। और आप ये पैटर्न नोट करें कि ट्रंप जब मिडिल ईस्ट आ रहा था उसने सीज फायर की बातें शुरू कर दी। नेतन्याहू का दौरा अभी वाशिंगटन का होने जा रहा था तो उसने सीज फायर की बातें शुरू कर दी, ताकि कूल डाउन किया जाए, ज्यादा सख्त सवालात ना हो और बस कहा जाए कि हम तो सीज फायर कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं। तो ये उसका पैटर्न दोबारा जो है वो स्टैब्लिश हुआ है। तो काफी खतरनाक मामलात हैं, और यूक्रेन की जंग से लेकर, ताइवान से लेकर, मिडिल ईस्ट से लेकर, अफ्रीका से लेकर, ये हर जगह जो है वो जंगें ही नजर आ रही हैं। और आसियान के मुल्क बड़ी मुश्किल के अंदर आ गए हैं, उनके ऊपर टैरिफ हैं, फिर नेटो वहां पर आ रहा है, रशिया ये कह रहा है। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह।